नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। कार्यक्रम की शुरुआत कतील शिफाई के एक शेर से। शेर कुछ यूं है कि यारों किसी कातिल से कभी प्यार ना मांगो, अपने ही गले के लिए तलवार ना मांगो। आपने सोनम कपूर की फिल्म डॉली की डोली तो देखी होगी। इस फिल्म में वो लुटेरी दुल्हन बनी थी जो दूल्हों को लूटती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दुल्हन ने फिल्मों, किस्सों, कहानियों को हकीकत में बदलने की भी कोशिश की थी। ये फरेबी दुल्हन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 11 दूल्हों को अपने हुस्न के जाल में फंसा चुकी थी। शादी रचाकर अमीर कुंवारों को लूटने वाली ये दुल्हन आखिरकार एक दिन नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आरोपी युवती के साथ उसकी बहन और जीजा को भी गिरफ्तार किया गया था। 100 आरोपी भले ही छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह न्यायपालिका का एक स्थापित सिद्धांत है। अमूमन सख्त कानून बनाए तो जाते हैं पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अपने देश में कानून बनाने वालों ने कम दिमाग नहीं रखते। ये लोग कानून का बेजा इस्तेमाल भी कानून तोड़ने वाले करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलकर वसूली करने वाले, पॉक्सो एक्ट, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही। सहमति से सेक्स के मामले पर उन्होंने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स आपसी सहमति से संबंध में है तो उसे अपने पार्टनर की उम्र जांचने के लिए आधार और पैन देखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने एक संदिग्ध हनी ट्रैप का मामला था, उस मामले में एक शख्स को जमानत देते हुए ये टिप्पणी की थी। कोर्ट ने साथ ही दिल्ली पुलिस चीफ को इस मामले में एक विस्तार पूर्वक जांच करने के आदेश दिए कि क्या पीड़ित महिला पुरुषों के खिलाफ रेप का आरोप लगाकर FIR कराने वाली आदतन अपराधी है। यह पूछा कोर्ट ने। कोर्ट ने पाया कि महिला के बयान में कई विरोधाभास हैं। इसके अलावा मनी ट्रेल के बारे में भी पता चला और उससे पता चलता है कि आरोपी से पिछले 1 साल में इस महिला ने करीब 50 लाख रुपए लिए। इतना ट्रांजैक्शन था। आखिरी बार पेमेंट जब हुआ तो FIR रजिस्टर होने के 1 हफ्ते पहले उसने ये किया था और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया था। इस मामले में जज ने कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निर्दोष लोगों के खिलाफ हनी ट्रैप के मामले बढ़ रहे हैं और उनसे बड़े पैमाने पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। ये लगातार घटनाएं हो रही हैं। बीते 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस UU ललित अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आप इसे महज संयोग ही मान सकते हैं कि जुलाई 2017 में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस UU ललित की 2 जजों की एक बेंच ने महिलाओं के लिए बने दहेज निरोधक कानून मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बेशक इस तरह के मामलों में दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जांच के बाद अमूमन इस तरह के मामलों में कई निर्दोष परिवार भी तबाह हो जाते हैं। जिन लोगों को यह लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता तो वो गलत है। पुरुष भी रोते हैं, तड़पते हैं, अपने सीने पर पहाड़ सा दिल रखते हैं और उनकी जिंदगी भी तबाह होती है। इनकी जिंदगी में माँ, बहन, प्रेमिका, दोस्त, पत्नी और बेटी होती है। ऐसे में जब कोई महिला झूठे आरोप थोपती है तो इसका असर सभी महिलाओं पर पड़ता है। बिना गलती के सजा काटना कितना पीड़ादायक होता है, ये आप किसी ऐसे पुरुष से पूछ सकते हैं जो ये सजा काट रहा हो। समाज के ताने, बदनामी और घुटन भरी जिंदगी क्या होती है, इन लड़कों से पूछिए, जिन पर लड़कियों ने झूठे आरोप लगाकर उनका सब कुछ तबाह कर लिया, सब कुछ छीन लिया। लड़कियों ने खुद को विक्टिम बताया और इनकी जिंदगी तबाह कर दी। आपने लखनऊ के कैब ड्राइवर की एक कहानी तो सुनी होगी। कुछ और कहानियां भी ऐसी हैं और उनकी दास्तान भी हैरान करने वाली है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में ताल कटोरा इलाके का ये घटना थी, जहां पर एक बैंक कर्मचारी को एक काम करने वाली नौकरानी की तलाश थी। इसके लिए वो ऑनलाइन साइटों पर सर्च कर रहे थे। कुछ ही देर बाद उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है। फोन करने वाली उसे अपनी बातों में फंसाकर अश्लील बातें करने लगती है। बैंक कर्मी के फोन कटते ही उसी नंबर से वीडियो कॉल आता है और अश्लील हरकतें करके उसे रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। ब्लैकमेल करने की धमकी दी जाती है। इसके बाद बैंक कर्मचारी से धमकाकर इस गिरोह ने 52 लाख रुपए वसूल लिए। इसी तरह की ग्वालियर में भी घटना हुई। ग्वालियर पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में
एक फंसाकर कपड़ा व्यापारी से लाखों रुपए अटने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह में एक महिला समेत 3 सदस्य शामिल हैं और गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस के हत्या भी नहीं चढ़ा। यह गिरोह व्हाट्सएप के जरिए दोस्ती करके अश्लील वीडियो भेजकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। व्यापारी को झूठे केस में फंसाकर 25 लाख रुपए की मांग कर रहा था यह गिरोह, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 लाख रुपए नगद और 4 मोबाइल इसके पास से बरामद किए। इसी तरह का एक मामला राजस्थान में भी आया। दिव्यांग व्यक्ति को ट्रॉली दिखाने के बहाने कॉलोनियों में बुलाया गया। इसके बाद हनी ट्रैप में फंसाकर 1 लाख की जबरन वसूली कर ली गई। हनुमानगढ़ पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। एक आरोपी को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया। पीड़ित दिव्यांग ने पुलिस को बताया कि गांव के ही एक पड़ोसी के कहने पर वो तुलसी विहार कॉलोनी में गया था, जहां पर उसको बुलाया गया। वहां 2 महिलाओं और 2 पुरुष ने उसके साथ ये सब किया। उसे कहा कि उसे ट्रॉली दिलवा देंगे, ये कहकर उसे एक कमरे में बिठाया गया। कमरे के गेट बंद करके उसको नग्न करने के लिए कहा गया। मना करने पर मारने की धमकी दी गई और तभी गांव के एक और व्यक्ति ने आके उसको पकड़ लिया। पिस्तौल दिखाई गई और दोनों महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसका वीडियो बना लिया गया। 4 लाख रुपए की मांग की उससे। रुपए नहीं देने पर अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो हमने आपको बताई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीआरबी का जो डेटा आया है वो इशारा कर रहा है कि क्राइम का जो रेट है वो 2020 के मुकाबले बढ़ गया है और दिल्ली उसमें अव्वल है। दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ घटनाएं जो हो रही हैं वो नंबर 1 पर हैं और इस पर हमने कल बात भी की थी कि किस तरह से जो झारखंड और संभल की घटनाएं हैं उसको लेकर बात हुई। अब आज जो एक और मामला आया उसमें जो टिप्पणी की कोर्ट ने वो एक अलग तरह की टिप्पणी है। उसमें यह है कि महिलाएं किस तरह से उत्पीड़न कर रही हैं पुरुषों का और वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करती हैं, इन कानूनों का इस्तेमाल करती हैं। तो आज के राष्ट्रहित में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कानून तो हैं लेकिन ये दोनों ही पक्ष अलग अलग तरह से आते हैं। एक तरफ महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है और उनके साथ अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं जिससे कि उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पुरुष भी हैं जिनको इन कानूनों की आड़ में ब्लैकमेल किया जा रहा है और वो भी पीड़ित हैं। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लूपहोल कहाँ पे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा और उनसे हम आपकी बात कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम समझ पाएं विस्तार से। जो पैनल है आप उसको स्क्रीन पे दिखाइए। हमारे साथ खास पैनल है और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये विषय मैंने आज इसलिए चुना क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का एक जमानत को लेके वहाँ पर एक मामला था हनी ट्रैप के मामले में और इस मामले में हाई कोर्ट ने एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी की जिसको लेकर बहस हो सकती है और ये कहा गया कि कोई शख्स आपसी सहमति से अगर संबंध में है तो वो पार्टनर की उम्र जांचने के लिए आधार और पैन देखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो ये टिप्पणी और दूसरे कई घटनाओं का जिक्र जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को ब्लैकमेल किया इस तरह के कानूनों का लाभ लेके। और ठीक इसके ही बरक्स दूसरी जो हम घटनाएं देखते हैं वो इस तरह की हैं कि जिसमें महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है और एक एनसीआरबी का जो डेटा अभी आया उसमें उसको लेके बहुत बातचीत हो रही है। उसमें दिल्ली जो देश की राजधानी है वो नंबर 1 पर है। अमिता जी आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा। अमिता जी अगर आप सुन पा रही हैं तो आपसे ही मैं शुरुआत करूंगा इस चर्चा की कि ये 2 पहलू हैं हमारी सोसाइटी के। एनसीआरबी के डेटा पे मैं बात करना चाह रहा हूं और हाईकोर्ट की टिप्पणी पे मैं बात करना चाह रहा हूं। तो आप इन दोनों पहलू को किस तरह से देख रही हैं? अमिता जी। रितेश जी, पहली बात तो ये अपराध ही होता है। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर पुरुष और लड़की या लड़का नाबालिग है उसके बाद उन्होंने संबंध बना लिए, अगर उसके बाद कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन? आधार कार्ड अगर मैं नहीं देख मतलब आधार जो ये कानून बना हुआ है उसके आधार पर तो चाहे युवक हो या युवती हो किसी को भी लाइन क्रॉस करने का मौका मिल जाएगा और अपराध ही होता है। उसके लिए आप किसी को छोड़ नहीं सकते चाहे वो किसी की भी गाइडलाइन हो। ये ठीक है कि आप छोड़ नहीं सकते लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं कि लगातार एक चलन सा चल गया है कि दोनों ही तरफ
एक तरफ पुरुषों का उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जी जा रहा है अलग अलग तरह से, जी और जी, दूसरी पुरुषों को तरफ भी ब्लैकमेल हाँ हाँ, और दूसरी तरफ ये जो महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जो हो रहा है, इसकी भी लंबी फहरिस्त है। कल मैंने जिस विषय पे बात की थी वो यही था कि भाई घटनाएं तो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लगातार होती जा रही हैं, और एनसीआरबी के डेटा ने इस बात को सिद्ध भी कर दिया, बता भी दिया कि भाई ये दिल्ली में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और आंकड़े लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसमें क्या कानूनी तौर पर, मैं ये पुष्पा जी से भी पूछूंगा, लेकिन ये इसमें कानून में ही कुछ पेचोखम है क्या? अपराध इसी वजह से हो रहा है कि हमारी कानून व्यवस्था ही सही नहीं है। नहीं तो अपराधियों की क्या हिम्मत पड़े कि छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके डाल दिया जा रहा है। छोटी बच्चियों का क्या कसूर है? जो बच्चियों के साथ रेप हो रहा है या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, उसका कानून, उसकी सजा मिलेगी, जब मिलेगी तब मिलेगी। अपराध दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसमें बच्चियां मरती जा रही हैं, उसका क्या? हाँ, और मैं आपके इस बात से भी सहमत हूँ कि खाली लड़कियों के साथ अपराध नहीं हो रहा है, पुरुषों के साथ भी अन्याय हो रहा है। कहीं कहीं पुरुषों को भी फंसाया जाता है। तो इन दोनों चीजों में न्याय व्यवस्था दृढ़ होनी चाहिए। इतना कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए कि चाहे युवक हो या युवती हो, अपराध करने के बाद एक बार नहीं 1000 बार सोचे पहले अपराध करने के कि इसका अंजाम क्या होगा। पुष्पा जी, आप, हाँ पुष्पा जी, स्वागत है आपका डिबेट में। ये जो एक परिस्थिति आई है, इस पे ये दिल्ली हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, जस्टिस जसमीत सिंह ने ये टिप्पणी की, और इस टिप्पणी के बाद एक नई बहस ने जन्म लिया। कई अखबारों ने भी इस पर एक विस्तार से रिपोर्ट छापी, और कल हमने जिस विषय पे बात की थी वो भी यही महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा ही था। मैं इन दोनों परिस्थितियों को समझना चाहता हूं कि एक कानून की जानकार होने की हैसियत से आप इन परिस्थितियों को किस तरह से देख रही हैं, और इनको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए। सोसाइटी को इससे निपटने के लिए किस तरह से अपने आप को मजबूत करना होगा, दिमागी तौर पर सही करना होगा, संभालना होगा। मेरा ये मानना है कि बेल देना बरी करने के बराबर नहीं तौला जा सकता है। और जिस केस की आप रेफर कर रहे हैं, उस केस में आधार कार्ड की एज को मान्य करते हुए, उसे मेजर मान्य करते हुए कोर्ट ने बेल दिया है। आधार भी एक वैलिड प्रूफ है एज प्रूफ के लिए। और इस केस में हनी ट्रैप मामले का जिक्र किया गया है। तो इस एरिया में, दिल्ली में हनी ट्रैप के भी केसेस में इंक्रीज हुआ है। तो कोर्ट ने इस चीज को लिया है कि ये एक हनी ट्रैप का मामला भी हो सकता है, और इसीलिए इस पे बेल दिया है। अच्छा, रितेश, हम महिला पत्रकार हैं, रितेश सिंह जी, स्वागत है आपका। एक चीज़ आप देख रही हैं कि ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, इसमें ठीक है कि भाई कानून की अपनी दुश्वारियां हैं, वो कानून अपने हिसाब से काम करता है, सबूतों के आधार पर काम करता है, समाज अपने तरीके से उसको रिएक्ट करता है। लेकिन एक महिला पत्रकार होने के नाते आप जब देखती हैं कि भाई दहेज के मामलों में, यौन उत्पीड़न के मामले में, इसको महिलाओं ने बहुत सारी जगह पर, जिस पर कोर्ट को कहना ही पड़ा कि उसको उस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है, ठीक उसी तरह से जैसे एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाती है और कानून कुछ नहीं कर पाता, या फिर व्यवस्था कुछ नहीं कर पाती। कानून का उसका एक तरीका होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, अलग फंड बनाया गया, तमाम तरह के प्रयोग किए गए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि दुमका में एक बच्ची को मरना पड़ता है। हम देखते हैं कि संभल में एक बच्ची का अपहरण होता है, उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ती है, और इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम ये भी दूसरी तरफ देखते हैं कि कई पुरुषों को भी ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ता है। लेकिन कानून तो वही है जिसके आधार पर पुरुषों का भी शोषण हो रहा है और महिलाओं का भी शोषण हो रहा है। नमस्कार जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए। हाँ जी। जो आज का मुद्दा है, मेन मुद्दा जो आज जज साहब ने जो एक फैसला जो दिया, एक सुनवाई के दौरान जो एक मतलब रेप केस था, उसपे ये एक उन्होंने अपनी याचिका मतलब रखी, सुनवाई की उन्होंने कि जो आधार कार्ड से लिंक उसका नहीं था, उसके कई आधार कार्ड थे,
जिसके आधार पे जो उनके संबंध बनाए गए थे, रेप हुआ था, उस पे उन्होंने जजमेंट अपना दिया। ठीक है। ये तो सबसे बड़ी बात ये हम कह सकते हैं कि अगर आप कोई संबंध बना रहे हैं उसमें किसी की उम्र का, किसी का उससे मतलब नहीं लेना देना होता है। ये दूसरा मतलब पहला पार्ट। दूसरा, एक जो पुरुष उत्पीड़न का आता है, तो जहाँ पुरुष उत्पीड़न हो रहा है वहां पे महिला उत्पीड़न भी हो रहा है। पर ये सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने में लगती है कि कहीं ना कहीं सोच में भी फर्क आता है, क्योंकि जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है, हर तरफ से खुला, जिसे कहते हैं हम आजाद हो गए हैं, पूरी तरह से लोग आजादी का मतलब गलत ले रहे हैं कि हम आजाद तो हैं पर किस तरह से आजाद हैं। अभी भी आजादी हमें पूरी तरह से नहीं मिली है, क्योंकि हमारी सोच वैसी नहीं है। अगर हम शादी से पहले, शादी के बाद जो रिलेशनशिप बनते हैं, रेप हो रहा है, पुरुष उत्पीड़न हो रहा है, महिला उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं हम सब दोषी होते हैं उसमें। पुरुष उत्पीड़न में अगर हम कहें तो पुरुष भी ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही भावुक होती हैं, पुरुष नहीं भावुक होते, पुरुष भी भावुक होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कोशिश करती हैं कि अपने फायदे के लिए हम इस्तेमाल करें उनका। वहां पे ये केसेस आपको देखने को मिलेंगे, पर महिलाओं की बातें पहुंचाई जाती है, महिलाओं का भी उत्पीड़न बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप घर से, एक महिला घर से बाहर निकलती है, चाहे वो कॉलेज के लिए, चाहे वो कोचिंग के लिए, चाहे वो जॉब के लिए, तो उसको भी उस तरह की उत्पीड़न से झेलना पड़ता है। उस तरह की निगाहें उसको मतलब छलनी करती हैं, जिस तरह से जब तक वो घर नहीं पहुंच जाती। उसी तरह से पुरुष है। पुरुष क्या है कि वो अपनी बात कहीं और भी कह सकता है, महिलाएं नहीं कह पाती हैं। बहुत सी महिलाएं, अभी आपने पेपर भी देखा होगा, कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्ची थी जो अपने घर से कॉलेज जा रही थी, वो कॉलेज उसने बंक कर दिया, अपने घर वालों को नहीं बता पा रही कि पापा मुझे या मम्मी मुझे फला लड़का परेशान कर रहा है, तो वो नहीं बता पा रही। जब उसके गार्जियन को लगा कि ये बच्ची मेरी क्यों नहीं कॉलेज जा रही है, तो उसके पिता ने हिम्मत करके उसका साथ दिया। जब साथ दिया, पीछा किया, तो पता चला कि वो लड़की एक लड़के के वजह से वो कॉलेज बंक कर रही है, कॉलेज नहीं जाना पसंद कर रही है, तबीयत का बहाना कर रही है। फिर उसकी कंप्लेन दर्ज होती है, शायद अभी तक उसको लड़का फरार चल रहा है, उसको पकड़ा नहीं गया है। तो यही बात है कि जब तक हम जैसे कहते हैं ना, घर से नहीं मजबूत, जब हम घर से मजबूत होंगे तब हम समाज को मजबूत कर पाएंगे, और तभी ये उत्पीड़न, चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का, महिला या पुरुष का, तभी ये खत्म हो पाएगा। और आजादी, जो हर चीज करने की आजादी है, हमें ये करने की आजादी है, अरे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ दूसरों को और देख के गलत भावनाएं हमारे जो अंदर आती है ना, वही ये सब चीजों को बढ़ावा देती हैं। जैसे रेप होता है, रेप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी सोच नहीं खुली है। हम कह तो रहे हम आजाद हैं, पर हम आजाद नहीं हैं। हमारी सोच आज भी वही है। अगर लड़की ने थोड़े से छोटे कपड़े पहन लिए तो पुरुषों के, लड़कों के दिमाग में दूसरी भावनाएं आती हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि हम अगर अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हैं, सब कुछ समाज को लेके चलते हैं, और अगर आजाद हैं, आजादी वाकई पानी है, तो हमें अपनी सोच बदलनी है, तभी ये सब चीजें हम बदल पाएंगे। नहीं तो हमेशा पुरुष भी उत्पीड़ित होंगे और महिलाएं भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा उनको। बिल्कुल, ये अभी तक का है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पुष्पा जी, ये कानून के दुरुपयोग की बात भी है, और कानून ही एक ऐसा हथियार है किसी भी पीड़ित आदमी के पास या महिला के पास, जिसके जरिए वो इंसाफ पा सकता है। लेकिन ये दो विरोधाभासी बातें हैं। एक तो एक ये है कि भाई जिसके लिए ये कानून बने या जिसको मजबूत करने के लिए कानून बने, वही इस कानून को दूसरी तरह से दूसरे आदमी को सताने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। और इन कानूनों की वजह से भी बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन आता हुआ दिख रहा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो आंकड़े हैं वो अगर आप देखें तो 20 के मुकाबले, यानी 2020 के मुकाबले 2021 में औरतों के खिलाफ, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए राजधानी दिल्ली में ही, वो 40% ज़्यादा थे।
तो आपका मैं पक्ष समझना चाहता हूं कि आप इसको किस तरह से देखती हैं कि कानून का दुरुपयोग कैसे रुके और कानून का इकबाल, कानून को लोग लेके डरें, उनको महसूस हो कि भाई इसको लेके, चूंकि अब तो महिलाओं को देखने और घूरने पर भी इतनी सख्त चीज़ें हैं, तो उसको लेकर भी लोग कम से कम उनके दिमाग में डर पैदा हो, वो दिखता नहीं, आंकड़ों में वो दिखता नहीं है जो सरकारी डेटा है। देखिए, मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहती हूँ कि कानून अपनी जगह अपना काम करता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट तब संज्ञान लेता है, लेकिन समाज में ऐसे कृत्य होते हैं और समाज में एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ, ये कृत्य भी गलत है। अगर वो कृत्य महिलाओं के प्रति है या पुरुष के प्रति है, वो गलत है। और इसका अवेयरनेस स्कीम में स्कूलों में काफी अच्छा प्रयत्न किया गया है और कोर्टों ने भी इसको सराहा है। मुझे एक केस याद आ रहा है जिसमें उसने गुड टच एंड बैड टच की परिभाषा करते हुए उसने अपनी बात को कोर्ट को समझाया था। तो ऐसे अवेयरनेस आने चाहिए प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे, सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेज में भी एक अवेयरनेस आना चाहिए। ठीक है, उसमें पॉस्को एक्ट नहीं लग सकता है, लेकिन फिर भी 376 का ऑफेंस बनता है। तो कॉलेज में भी एक अवेयरनेस आनी चाहिए। और दूसरी चीज है, इसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, सरकारों का भी योगदान होता है, क्योंकि इसमें एक फाइनेंशियल हेल्प स्कीम भी आई हुई है। अच्छा। इन सभी दोनों सरकारों का और समाज का योगदान और उनका सहयोग कोर्ट को सही न्याय देने में मार्गदर्शन करता है। हमारे साथ एक, चूंकि फोन लाइंस भी हम ओपन करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, हमारे साथ इंदौर से आशा जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने हमको फोन किया है। आशा जी, स्वागत है आपका के न्यूज पर। बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। आशा जी, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे हमारी बात हो, फोन कट गया है शायद। फिर मैं वहीं आना चाहता हूँ। पुष्पा जी, आप कह रही थी कि ठीक है, इसमें राज्यों का भी एक बड़ी भूमिका होती है। क्या पुरुषों के लिए भी कोई कानून है कि जो टिप्पणी की दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो बहुत एक अलग तरह से चीज़ों को देखने के लिए हमें मजबूर करती है। पुरुष अगर इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उनके लिए क्या कानून है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है या वो परेशान हो रहे हैं या किसी महिला ने इंटेंशनली उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया है? पहले तो ये आईपीसी में भी था और डिफाइंड था, फिर हमने इसको पॉस्को में भी लिया है, जेंडर फ्री किया है कुछ जगहों पे, और वो भी केस रजिस्टर कर सकते हैं, उन्हें भी आगे आना चाहिए। अच्छा, लेकिन बहुत कम मामले, एक चीज है कि बहुत कम, इतना वो आगे आ नहीं पाते। उसके अपने कारण हो सकते हैं जो अमिता जी ज्यादा बेहतर बताएंगी। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? वो ठीक है कि हम महिलाओं की सुरक्षा पर, उनके साथ जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन शायद इस दुरुपयोग की वजह से ही इस कानून की इसका जो महत्व है वो कम हो जाता है। शिवम जी, अभी आपने नोएडा में एक महिला का वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें वो महिला पुरुषों को बहुत अभद्र गालियां बकती हुई नजर आ रही है। तो और पुरुषों के बीच में इतनी महिलाओं के लिए वो बहुत ही शर्मनाक बातें हैं, बट पुरुष उस समय उस चीज का शिकार हो रहा था, क्योंकि वो गरीब है या पुरुष है मुझे नहीं पता, बट उस महिला ने उन पुरुषों का बड़ा उत्पीड़न किया, उसका वीडियो भी वायरल हुआ। जैसे श्रीकांत त्यागी जी ने महिला के साथ अभद्र करा, वैसे ही उस महिला ने पुरुषों के साथ में करा। तो ना महिलाओं का उत्पीड़न पुरुषों के लिए कम है, ना पुरुषों का उत्पीड़न महिलाओं के लिए कम है। लेकिन ये सोचने और समझने की बात है और हमको जागरूक होना पड़ेगा कि हमको इन अपराधों से कैसे निपटना है, क्योंकि हर समय अगर कोई भी अपराध करता है तो 99% पुरुष ही दोषी पाया जाता है। महिलाओं के साथ एक सिंपैथी जुड़ जाती है, लेकिन आज के टाइम पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष उत्पीड़ित हो रहा है, और महिलाएं जो सच में पीड़ित हैं वो सब, उनको अभी तक शायद जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। तो कानून ऐसा बनना चाहिए कि दोनों के लिए हो, और हमारी शिक्षा में इस चीज का
जागरूक करना, हमारे जो बच्चे हैं, कॉलेज हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि हाँ ये अपराध है और हमको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। अगर हम जब तक इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे तो चाहे हमारी बेटी हो या बेटा हो, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का शिकार होता रहेगा। और जब तक कानून और फैसला अदालत करती है तब तक बहुत टाइम निकल जाता है। चाहे आप निर्भया कांड में देख लीजिए या किसी में देख लीजिए, ये फैसले आते आते इंसान बूढ़ा हो जाता है पर जस्टिस नहीं हो पाता है। जस्टिस नहीं हो पाता मेरा है। मतलब ये है। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक से हम आएंगे तो इसी पर हम बात करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक और आंकड़ा है कि दिल्ली में हर दिन 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होता है रोज़ाना। ये राजधानी दिल्ली की बात है और ये हैरानी की बात है क्योंकि पिछले 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर न सिर्फ दिल्ली की सरकार बल्कि केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और जो कानून है उसने बहुत कुछ किया है, करता हुआ दिखा है। लेकिन फिर भी अगर हर दिन 2 नाबालिगों को शिकार होना पड़ रहा है तो ये अपने आप में खौफनाक बात है। और दूसरी तरफ इसी तरह के रोज़ाना करीब आधा दर्जन मामले आते हैं जिसमें कि पुरुषों को भी किसी न किसी तौर पे शिकार किया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है। तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर हमको सोचना चाहिए, हमारी सोसाइटी को भी सोचना चाहिए और कानून को भी इस पर सोचने की आवश्यकता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए मिशन 2024 कितने कारगर चौधरी, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और जेलेंस्की की चिवट्टा इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात हो रही है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकारों की, और बात इस पर भी हो रही है कि पुरुषों को भी इस तरह से बचाया जाए कि कम से कम ब्लैकमेलिंग की जो घटनाएं आती हैं और उनका जो उत्पीड़न होता है वो कम हो सके। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। अमिता जी, मैं ब्रेक से पहले आपसे बात कर रहा था, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये जो पूरी प्रक्रिया है कानून की, मान लीजिए कि किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ अगर कोई घटना हुई तो सबसे पहले वो जहाँ जाती है वो पुलिस थाना होता है या चौकी होती है, वहाँ से फिर वो कोर्ट का रास्ता होता है, अगर वहाँ पर सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट का रास्ता होता है। इसी तरह से पुरुषों के मामले में भी है और दोनों ही सूरतों में ये होता है कि लोग पहले जाने से बचते हैं, चाहे वो लड़की के उत्पीड़न की बात हो या पुरुष के साथ किसी तरह की घटना हो रही है। तो इस प्रक्रिया को हम कैसे सरल कर सकते हैं या इस प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएं और इनके अंदर जो झिझक है उसको ख़त्म किया जा सके? देखिए, कभी भी ये हमारे उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी हेल्पलाइनें बनी हुई हैं, वुमेन्स हेल्पलाइन। कभी अगर ऐसा पुरुष और महिलाओं के साथ अगर अपनी आईडी छिपाने की बात है, क्योंकि अगर महिला या पुरुष कोई भी हो, अगर समाज में ये हो जाता है कि इसके साथ ये घटना हुई है तो वो अंदर से आत्मा और वो मर जाता है, तो उसकी आईडी छुपा के उसके साथ पहले उसको समझा जाए कि हुआ क्या है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पहले अफवाहें बहुत उड़ा दी जाती हैं
लेकिन न्याय नहीं मिलता, इसलिए लोग कानून के पास जाने में कतराते हैं। और चाहे पुरुष हो या महिला हो, हमको अपनी आईडी किसी भी एक कानून बनना चाहिए जिसमें जो पीड़िता है उसको तुरंत का तुरंत नहीं हमें वायरल करना चाहिए कि इसके साथ रेप हुआ, कि ये हुआ, कि वो हुआ। वो सुन के तो आधा तो मर ऐसे ही जाती है। इसलिए पहले कानून ये बनना चाहिए कि किसी की भी आईडी, किसी के साथ भी अगर घटना होती है तो उसको आराम से सुन के उसके विचारों को, जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, ना कि उनको पब्लिसिटी करके और महिला को दबा दिया जाए। इस टाइप की घटना से मैं विरोध करती हूँ। रितेश, इसीलिए ना महिला जो है जी रितेश जी, ये जो आप चूंकि महिला पत्रकार भी हैं और आपका पेशा भी इतना आसान नहीं है, हमारा पेशा, एक चीज़ जो आप अगर देख रही हो इस पूरी बातचीत में या हमारे हम जो बहस कर रहे हैं, वो ये कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी अपराध के होने के बाद, किसी घटना के होने के बाद और कोर्ट में जाना और कोर्ट से फैसला आना, एक तो इसमें जो ये देरी होती है और ये जो प्रक्रिया होती है, ये इस तरह से डिज़ाइन है कि इसको लेके भी बहुत सारी बातें और मंथन चिंतन हुआ 2013 में निर्भया के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें बहुत परिवर्तन आया है। वो ठीक है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट कितने कारगर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उस पर पुष्पा जी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो एक परिवर्तन हम देख रहे हैं, ये इंटरनेट और तमाम तरह की सामग्री जो हमारे पास पहुंच रही है अलग अलग माध्यमों से, क्या इसने भी इस तरह के अपराधों पर ज़्यादा करने के लिए लोगों को उकसाया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि ये दोनों ही पक्षों की बात है, ये पुरुषों के संदर्भ में भी बात है और ये महिलाओं के संदर्भ में भी बात है। सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब से निर्भया कांड हुआ है चीजें तो बदली जरूर हैं, बहुत सी चीजें इम्प्रूवमेंट भी हुई हैं, पर जो जैसे कोई घटना होती है, अगर हम रेप केस की बात करें या एक मामूली सी छेड़छाड़ की भी बात करें, तो जो केस पहले नजदीक के थाने या कोतवाली में जाता है, वहां पे पहले किस तरह की बातें होने शुरू हो जाती हैं, चाहे वो लड़के के साथ छेड़खानी हुई हो या लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई हो, तो जो एक हमारा कानून का जो पक्ष आता है वो कहीं ना कहीं लचर हो जाता है, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि हाँ हम इंसाफ दिला रहे हैं, हम बातें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो बातें गंभीरता से नहीं सुनी जाती हैं। लड़की अगर पहुंचती है थाने पे, उसका परिवार पहुंचता है, तो 10 तरह के उल्टे सवाल किए जाते हैं, या उनको पहले बैठा दिया जाएगा, पूरा माहौल क्रिएट किया जाएगा कि उसको फील होगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस थाने में आके। ये चीज अभी भी थानों पे मौजूद है। फिर वो जब कोर्ट जाएगी उससे पहले भी उसको मतलब उसको झेलना पड़ेगा। यही घटना, जैसे अगर हम लड़की की बात करें, यही चीज अगर पुरुष के साथ भी होती है तो यही चीज पुरुषों के साथ भी लागू होती है। पुरुषों को भी झेलना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती हैं। हर पुरुष खराब नहीं होता, हर लड़की खराब नहीं होती। कहीं ना कहीं मैच नहीं मिलता है, जहाँ पे बातें, जैसे कहते कुछ बातें समझ में आती हैं, कुछ बातें समझ में नहीं आती है, जहाँ ये विस्फोट हो जाता है। लड़कियों के साथ गलत हुआ, लड़की थाने गई, वहां पे 10 चीजें सुनने को मिली। पुरुषों के साथ हुआ तो वहां पे भी पुलिस अगर हमारा कानून व्यवस्था कायदे से इसको कड़ाई से सुने, ध्यान से सुने कि क्या चीज हुई है, उस पर पूरी तरह से मंथन करे, तब कोई भी केस ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। बहुत से केसेस हैं जो पेंडिंग में हैं, और ये राजधानी दिल्ली में ही, लखनऊ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चियां हो, चाहे लड़की है, चाहे मतलब किसी भी उम्र की भी लेडीज है, घर से बाहर जा रही है, उसको इन सब चीजों का मतलब उनके साथ गलत व्यवहार होता है, झेलना पड़ता है, चाहे बस में हो, चाहे टैक्सी में हो, चाहे रिक्शे में हो, उनको ये सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। कंप्लेन करने पे हेल्पलाइन है, वो सिर्फ आपको आश्वासन देंगे, आप कॉल करके देखिए। पहले तो अगर आपके साथ घटना हुई है तो हेल्पलाइन उठेगी कितनी देर में, जल्दी आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया उनके पास और भी काम है, उनके लगे हुए हैं, तो नंबर बिजी। घटना हुई है, बच्चा चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो परेशान है, लड़की परेशान हो रही है कि मुझे कॉल करना है, मुझे बताना है कि ये घटना मेरे साथ हो रही है, तो नहीं, वो नहीं बता पाएगी क्योंकि कॉल नहीं लगेगी। पहले तो 1090 यहाँ पे है, हेल्पलाइन है, आप उस पर भी बात करें तो उस पे वो आपको आश्वासन देंगे, हाँ ठीक है, अभी आप धैर्य धरे। उतनी देर में वो लड़की पागल हो जाती है, दिमाग से मेंटल डिस्टर्ब हो जाती है जब उसके साथ कोई घटना होती है।
क्योंकि जो बच्ची घर से सीधे स्कूल या कॉलेज जा रहा है, घर आ रहा है, अगर उसके साथ ऐसा हो तो बिल्कुल मेंटल डिस्टर्ब होता है पूरी तरह से। वो चीजें पुलिस को देखनी पड़ेंगी। पुलिस मित्र कह ली गई है, पुलिस मित्र अभी भी नहीं है। इस पे सरकार को और भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि महिला पुलिस भर्ती कर लेने से महिला मित्र नहीं हो जा रही हैं। महिलाओं को मित्रता दिखानी पड़ेगी। जो महिला के साथ घटना हुई है या पुरुष मित्र को पुरुष के साथ घटना हुई है, उसको सीरियसली गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। तभी हम समाज से ये जो गंदगी है, ये जो कुर्ती है, उसको हम किनारे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये आज आप अभी आपने कहा कि दिल्ली में हर 2 उसमें घंटों में या 2 मिनट सेकंड में ये सब गलत काम हो रहे हैं। बच्चे के साथ रोजाना 2 नाबालिग रोज नाबालिग हो रहे हैं। सोचिए वो नाबालिग बच्ची क्या जाने कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसको कुछ नहीं पता है, इस संसार के बारे में नहीं पता है, वो अपने नाम को, अपने बारे में नहीं, उसको खुद के बारे में नहीं पता है, और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और घटना होती है तो बहुत ही गंदी तरीके से, जिसको हम क्या शब्द कहें वो सबको ही समझ सकता है। मतलब ये चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारी एजुकेशन, हमारे समाज में वो जागरूकता नहीं है, जिसको हमें समाज के हर एक कोने में, हर एक वर्ग के पास ये पहुंचाना पड़ेगा कि अगर आप संबंध बना रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है, अगर आप गलत काम कर रहे हैं किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ, उसका क्या कानून है। आपको ये चीजें हमारे सरकार को, हम लोगों के माध्यम से ये सब चीजें हमें समाज में फैलानी होगी, बतानी होगी, तभी ये कुछ कम हो पाएंगी। पुष्पा जी, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया और बड़ी उम्मीद थी कि इन कोर्ट्स के माध्यम से इस तरह के मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा और इसका लाभ होगा, एक वजन भी कम होगा जो न्यायिक व्यवस्था पे बोझ है तमाम मुकदमों का। तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इस तरह के मामले निपटाए जाएंगे तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में अगर मैं रिसर्च पढ़ूं तो ज़्यादातर ज़िलों में हालात बहुत बेहतर नहीं हो पाए इसके बाद भी। और अभी की जो स्थिति है वो ये है कि कई ज़िलों में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं वो प्रॉपर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसके पीछे आप कारण मानती हैं? अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अभी भी आप म्यूट है मैम, अनम्यूट कर लीजिए, अभी आवाज नहीं आ रही। अभी आपको हमारी? हाँ बोलिए, अब आ रही है। नहीं, मेरे नजर में तो फास्ट ट्रैक कोर्टों ने अच्छा काम किया है। और अभी रिसेंटली एक बिहार के केस था जहाँ पे उनके फास्ट वर्क के कारण भी उनको थोड़ी सी नहीं, कुछ जगहों पे किया है, मैं सिरे से उसको खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस पैमाने पे नहीं कर पा रहे हैं जिस पैमाने पर इनसे उम्मीद की जा रही थी। नहीं, अगर ऐसी कुछ है तो वो हमारे संज्ञान में लाइए, अमिता गुप्ता जी लेते आएंगी और हम उसमें कार्य करेंगे कि उन जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो एंड दे शुड वर्क प्रॉपर्ली। जी, आप ऐसे कोर्ट अच्छा, जो फंड बनाया गया था उसका क्या इस्तेमाल हो पाया है क्या, जो निर्भया फंड बनाया गया था? नहीं, उसमें अब ये तो स्टेट गवर्नमेंट को एक ईयर वाइज या 6 मंथली वाइज नोटिफिकेशन लाना चाहिए कि कितना फंड उन्होंने यूटिलाइज किया है और कितना नहीं हो पा रहा है। और जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं फंड यूटिलाइजेशन में वो संज्ञान में ले आइए। फंड यूटिलाइज प्रॉपरली कई जगह पर नहीं हो रहा। अब तो ये भी सुनने में आया है कि अभी भी, मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था, मैं अभी उसको चेक कर रहा हूँ कि अभी भी फंड रखा हुआ है और उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई है सरकार। निर्भया फंड जो बनाया गया था, डायरेक्शंस देती है फंडों के मैटर में। तो मेरे संज्ञान में अभी तक जितने भी मैटर है, इवन बिफोर द कोर्ट, उससे पहले ही फंड रिलीज हो जाता है। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो वो उन्हें आप फिर किसी चैनल में हाईलाइट करिएगा, फिर किसी डिबेट में। अभी तो ऐसा कोई फंड का डाटाबेस आप रिलीज नहीं कर रहे हैं,
कुछ जिलों में हो सकती है ये समस्या हो, लेकिन मैक्सिमम जिलों में फंड यूटिलाइजेशन हुआ है। एक चीज़ और है पुष्पा जी कि ये जो कानून की मैं बात कर रहा था इससे पहले आपसे कि ये जो पुरुषों के लिए या फिर जिस टिप्पणी की गई दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से, इससे पहले केरल के कोर्ट की कोझिकोड के कोर्ट की एक टिप्पणी थी जिसमें कहा गया था बच्चियों के कपड़ों को लेकर वो टिप्पणी की गई थी या ये टिप्पणी की गई। इससे ये जो टिप्पणियां की जाती हैं इनका बड़ा महत्व होता है और इसको कई अलग अलग जगह पर कोर्ट के मुकदमों में इन संदर्भों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टिप्पणी है दिल्ली हाई कोर्ट की, इसके मैं दूरगामी अर्थ समझना चाहता हूँ कानूनी भाषा में। जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई आधार और पैन कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सहमति से किसी के साथ संबंध बना रहे हैं, इसकी मैं दूरगामी परिणाम और दूरगामी असर को मैं समझना चाहता हूं कि इसके क्या मायने हैं कानूनी भाषा में। इसमें बहुत सरल है। इसमें एज प्रूफ अगर आपके पास कोई एज प्रूफ नहीं है तो स्कूल की एज प्रूफ मानी जाती है, और अगर वह भी उपलब्ध नहीं होता है तो मेडिकल साइंस की हेल्प ली जाती है। बोन डेंसिटी टेस्ट से, बोन टेस्ट से उसकी एज निकाली जाती है, बोन के द्वारा उसकी एज निकाली जाती है। लेकिन अगर जहाँ पे आपकी एज प्रूफ अगर आधार कार्ड से उपलब्ध हो जा रही है और अब वहाँ पे अगर आप माइनर नहीं मेजर हैं तो उसको कोर्ट मान्य करेगी। एक डेटा मैं बताना चाहूँगा, चूँकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की तो बड़ा सुस्त, ये जो फास्ट ट्रैक है ये बड़ी सुस्त रफ्तार से काम कर रही हैं। 2018 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 28,000 ट्रायल हुए, इनमें से सिर्फ 22% को पूरा होने में 1 साल से कम समय लगा, सिर्फ 22%। बाकी जितने मुकदमे थे उनको पूरा होने में एक लंबा समय लगा। 42% मामलों को पूरा होने में 3 साल लगे और 17% मामलों को पूरा होने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लगा। ये 2018-19 के आंकड़े हैं मैम। सिर्फ 22% मुकदमे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी पूरे हो रहे हैं। और अभी 2019 में अगर हम बात करें तो 581 फास्ट ट्रैक अदालतें थी देश में और करीब 6 लाख के आसपास मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं, जो केस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं इन अदालतों में। मैम पुष्पा जी। आज कोर्ट में केसों की पेंडिंग स्थिति पे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है और नई स्कीम और नई इसमें क्या पुरुषों के मामले भी आते हैं क्या? जो ये मामला था इस तरह का, अगर ब्लैकमेलिंग का मामला होता है, इस तरह का मामला होता है तो वो भी फास्ट ट्रैक में जाते हैं क्या? आना चाहिए क्योंकि समाज अभी तक इतना जागरूक नहीं हुआ है कि पुरुषों का शोषण को भी वो मान्य करे कि हाँ वो पुरुष भी शोषित होते हैं, जबकि कानून में बड़ी उसकी व्याख्या की गई है। अच्छा, लेकिन आप बता सकती हैं क्या मैम, आप बता सकती हैं उस व्याख्या के बारे में जिससे कि हमारा दर्शक थोड़ा आसानी से समझ पाए? जो समस्याएं महिलाओं को थाने में जाने में, कोर्ट में जाने में रहता है, अब मेरे समझ से वही समस्याएं पुरुषों के सामने भी होती हैं जब वह कोर्ट में और थाने में जाते हैं अपने विरुद्ध हुए अत्याचार के ऊपर से। अभी तक तो ये अमिता जी, ये जो जिक्र पुष्पा जी ने किया कि अभी हमारा समाज उतना जागरूक नहीं हुआ है कि वो इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले जो पुरुषों से जुड़े हुए मामले हैं, क्योंकि अभी महिलाओं से जुड़े हुए मामलों को भी समाज उतनी गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। मैं अब चूंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं दर्शकों को जानकारी दे दूं इस मामले में कि साल 2000 में इनको स्थापित किया गया, 2005 तक इनको चलाया जाना था, लेकिन फिर स्कीम को 6 और सालों के लिए आगे बढ़ाया गया और इनका भविष्य क्या होगा इसको तय करने का फैसला हाई कोर्ट और राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। 2011 में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट थे जो धीरे धीरे बंद होते गए और बाद में फिर जब निर्भया का घटनाक्रम हुआ उसके बाद फिर इसमें और दूसरे तरह से चीज़ें शुरू हुई। ये एक जानकारी थी। अब अमिता जी, फिर मैं अपने मूल सवाल पे आता हूँ कि समाज उतना जागरूक नहीं हुआ है कि वो इस तरह के मामलों को गंभीरता से ले, तो जब महिलाओं के मामलों को ही वो गंभीरता से नहीं ले रहा तो फिर पुरुषों से जुड़े हुए मामलों को वो किस तरह से लेगा? ये भी एक बड़ा फैक्टर है और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि कैसे इस दिशा में काम किया जाना चाहिए?
शिवम जी, जब महिलाओं को ही हमारे देश में न्याय नहीं मिल रहा है तो और पुरुषों के लिए, और देखिए जब भी कोई संबंध बनाता है तो दोनों की मर्जी से बनता है। जब तक अच्छा होता है तब तक हर मामला बलात्कार का नहीं होता है। उसमें से 80% मामले इसलिए होते हैं कि पहले रजामंदी होती है, बाद में जब कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ तो उसमें फिर बलात्कार, कभी वो महिला पुरुष के ऊपर आपत्तिजनक आरोप लगाती है, कभी पुरुष महिलाओं पे आपत्तिजनक आरोप लगाता है। इसलिए जब तक हमारे देश की जनता खुद जागरूक नहीं होगी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और हमें अपने परिवार के बच्चियों को, बेटों को खुद ये सिर्फ रेप से जुड़ी हुई बात नहीं है, ये घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई बात भी है, क्योंकि ये इसके कई मामले हैं। वो पुष्पा जी भी उस ओर इशारा कर रही है कि सिर्फ ये रेप की बात नहीं है। अमिता जी, अभी एक वीडियो आया था, आपको याद होगा कि वो बेड से अपने हस्बैंड को पीट रही है एक महिला, और बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। उसके बाद भी ये बात उठी कि भाई इस दिशा में भी कम से कम समाज को थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों को भी मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है और ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इनमें इजाफा हो रहा है। मैं वही उस वजह को समझना चाहता हूं कि आप क्या उसके मूल में क्या देखती हैं, इतना इजाफा क्यों हो रहा है इन घटनाओं में, या फिर ये अब सतह पर आने लगे हैं, अभी तक नहीं आया करते थे? देखिए, संयुक्त परिवार होते थे तो अगर कोई मामला होता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग सब साथ में रहते थे। अब क्या हो गया है, अब सब एक एक करके अपनी अपनी इंडिविजुअल फैमिली हो गई है। महिलाओं का भी वर्चस्व बढ़ गया है। महिलाएं अपने आप को, अगर महिला कामकाजी है तो और पुरुष के ऊपर वो हावी होना चाहती है, तो क्या है इस हिसाब से अब महिला पुरुष अपनी इज्जत बचाने के लिए वो दबता रहता है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे एक दर्शक जुड़ गए हैं, हम दर्शकों का कॉल भी ले लें। पहले एक दर्शक जुड़े, हम नहीं बात कर पाए, हरियाणा से जुड़े हैं दुर्दीप जी। स्वागत है आपका दुर्दीप जी, बताइए। हाँ सर, ऐसे है भी 15 अगस्त वाले दिन अपने प्रधानमंत्री ने बोले थे बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, तो उसी दिन इनकी सरकार थी, मैं किसी पार्टी का नहीं है, किसी का, मैं तो छोटा सा जिम्मेदार हूँ, उसी दिन इन्होंने गुजरात में 11 आदमियों को छोड़ दिया, उनको हार डला के। तो एक क्या इसका मतलब है, एक बने तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी दिन इन्होंने दरिंदिया को छोड़ दिया, उनके साथ बलात्कार किया, छोटी सी बच्ची को पत्थर में मार के उसका सिर फोड़ दिया। तो ये भी आप थोड़ी सी बात करया करो ना आप। नहीं, हमने उस पर बात की थी, हमने इस पे पूरा कार्यक्रम किया था, अगर आपने देखा हो, और हम लगातार उस बात को उठा रहे हैं। कल भी हमने उसका जिक्र किया। दुर्दीप जी, हमारा आज का जो विषय है वो पुरुषों के ऊपर भी जो मामले आते हैं, या पुरुषों को जिस तरह से मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उस पर भी है। अगर आप उस पर भी कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत। ठीक सर, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। आपका नंबर ले लिया, आपका बहुत चैनल सही है, धन्यवाद आपका, हम तो आपके चैनल से जुड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दुर्दीप जी। तो ये बात है। अब अमिता जी, अब आप बात पूरी करिए अपनी। मैं वही कहना चाहती हूँ शिवम जी, पुरुष अपनी इज्जत को डरता है, धीरे धीरे वो महिला उसके ऊपर हावी होती रहती है। धीरे धीरे मारने का जो ये वीडियो आप वायरल हुआ है वो एक दिन का नहीं है, एक दिन का कुछ नहीं होता। उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, अत्याचार धीरे धीरे बढ़ते हैं, वो चाहे पुरुष के साथ हो या महिलाओं के साथ हो। कहीं पुरुष अत्याचार का शिकार हो रहा है और कहीं महिलाओं को इस बात का शिकार हो रही है। और ये समाज में अगल बगल भी ध्यान देना होगा। हाँ। कि हमारे अगल बगल में कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति या महिला तो नहीं है, अगर है तो हम उसकी सहायता करें या उसको बताएं कि हाँ हम कैसे। रितेश जी, ये एक टैबू भी है हमारी सोसाइटी का, कि अब ये प्रताड़ना या फिर अलग अलग तरह से उत्पीड़न या मानसिक यातनाएं, ये एक सिलसिला है और इसमें चल रहा है। भाई, आदमी और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं, ऐसा कहा जाता है, और हमारे धर्म ग्रंथों में और उस पर भी बड़ा जिक्र किया जाता है। मैंने अपने पैनल में ये कोशिश की कि ज़्यादा लोग ना जुड़ें, और जो जुड़ें वो महिलाएं ही हों, तो बात ज़्यादा सही तरीके से हो पाएगी। ये जो परिस्थिति है, मैं दोनों ही विषय पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक का पक्ष नहीं कर रहा। इस टैबू को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, और क्या भूमिका, किन किन लोगों की भूमिका इसमें होनी चाहिए? क्योंकि कई सभ्यताओं में, दूसरे देशों में इसको लेके अब लोग थोड़ा मुखर हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ख़त्म हो गए, लेकिन भारत में चूंकि परंपरा इस तरह से रही है और हम लगातार इन ज्वलंत मुद्दों पे लड़ रहे हैं, चूंकि अब इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से वीडियोस आ जाते हैं
और कोर्ट्स की टिप्पणी आ जाती हैं तो उस एक टिप्पणी को लेके बातचीत होने लगती है। लेकिन अगर इसकी गहराई में आप जाएं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है और मैं तो ये कह सकता हूं कि एक बड़ा हिस्सा हमारी सोसाइटी का इससे ग्रसित है, परेशान है। मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे पुरुषों को जो मानसिक तौर पर टूटे हुए हैं, परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष, औरतें भी जिनके रिश्ते प्रॉपरली नहीं चल पा रहे, तलाक के मामले बढ़ रहे हैं, मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं और अब तो बल्ले से पीट दिए जा रहे हैं लोग, उधर महिलाएं भी पीटी जा रही हैं, पुरुष भी पीटे जा रहे हैं। अब वो वीडियो आ जाते हैं तो फिर समाज में बात शुरू हो जाती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस टैबू को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि जब बात होगी तभी हम इसकी समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। बात है ना कि हमारे जो समाज में जो कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये बिल्कुल कड़ाई के साथ इसका पालन हो, चाहे महिलाओं के लिए कानून पुष्पा जी बना कहेंगी हो, कि सारी जिम्मेदारी कानून की है क्या, कि लोगों की जिम्मेदारी नहीं है क्या? पुष्पा जी कहेंगी कहां तक कानून, किस चीज के लिए कानून काम करे? सबसे पहले तो समाज और हमारे एक लाइन में कहना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है, कानून बनता है तो कानून हम बना देते हैं, तो कुछ लेजिस्लेचर बना देती है कानून, लेकिन लोग उसके लिए, समाज उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए गए लेडीज को, लेकिन अभी भी इवन मतलब इसके लिए अवेयर नहीं है, समाज राजी नहीं है, चाहे वो लॉ के अंतर्गत हो कहीं भी। तो कानून बन गए, अब कानून सबसे कोर्ट को जजमेंट देना होता है, कोर्ट जजमेंट दे देती है, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारा समाज जो कानून बनता है, उस कानून के बनते हुए प्रक्रिया के समय समाज में जब वो बन रहा होता है कानून, लोगों के उसमें विचारधाराओं से वो लोग उसमें जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं। जी जी रितेश जी, हाँ रितेश जी आप बात पूरी करिए। जी जैसे मैं कह रही थी, मैम को बुरा नहीं लगना चाहिए, मेरी एक राय है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कानून हमारा जो अब बनता है, अब बहुत अच्छी बात है, समाज भी तो हम ही लोग से बनता है मैम, हम ही लोग समाज को बनाते हैं। कानून अगर सख्ती से पालन कराए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कानून का सख्त होना बहुत जरूरी है। उत्पीड़न रुकने का, महिलाओं का उत्पीड़न होता है तो समाज में बातें आती हैं कि महिला उत्पीड़न हो रहा है, उसी तरह से पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है तो पुरुषों को भी बोलना पड़ेगा, उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा। सुनेगा कौन? हमारे घर वाले, हमारे समाज और हमारा कानून। यहाँ पे समाज, घर और समाज में लेंगे, बात करेंगे तो वो हमें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है, महिला पुरुष पीछे जाएंगे, वो सोच नहीं पाएंगे, वो अपना ही जीवन बर्बाद करेंगे। तो इसके लिए हमारा कानून मजबूती से खड़ा होना चाहिए, कड़ाई से अब देखिए रितेश जी, अब देखिए कि मैंने अभी निकाला, तो मैं पढ़ रहा था, मुझे किसी ने भेजा कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए जो उन्होंने 11 कानून ही मुझे भेजे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई समान मेहनताना का अधिकार है, एक इक्वल रिन्यूरेशन एक्ट है जिसमें उनको समान मिलना चाहिए वेतन, गरिमा और शालीनता का अधिकार है, इसके लिए एक अलग एक्ट है, दफ्तर या कार्यस्थल पर उत्पीड़न से सुरक्षा का एक अधिकार है महिलाओं के पास, घरेलू हिंसा से बचने के लिए धारा है 498, उसमें भी एक उनके पास अधिकार है, पहचान जाहिर नहीं करने का उनके पास अधिकार है कि अगर कोई मामला होता है उसमें वो कर सकती हैं, मुफ्त कानूनी मदद का उनके पास एक अधिकार है, रात में महिला को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये उनके पास अधिकार है, वर्चुअल शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है महिलाओं के पास, अशोभनीय भाषा उनके खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए, इसके लिए उनके पास एक कानून है, महिला का पीछा नहीं कर सकते आप, उसके लिए भी आईपीसी की धारा 354D है जो उनको मदद करती है, 0 FIR का उनके पास अधिकार है। ये एक हिस्सा है, इसके अलावा भी बताएंगी पुष्पा जी की और भी उनके पास कानून। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं के पास कानूनों की कमी है, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा हूं कि इतने कानून, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिल्ली में, राजधानी में 40% अपराध बढ़ जाते हैं 2021 में 20 की अपेक्षा, और दूसरी तरफ वही हिस्सा पुरुषों की तरफ भी लागू कर दीजिए तो पुरुष भी बेचारे पीड़ित हैं और परेशान हैं। आप सिविल कोर्ट में चले जाइए, आपको मुकदमे इतने मिलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप क्रिमिनल में चले जाइए, वहां पे मुकदमे इतने मिलेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, फैमिली कोर्ट में चले जाइए, वहां इतने मुकदमे मिलेंगे, परेशान हो जाएंगे। मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो समस्या पैदा हो रही है, ये इसकी जड़ कहां से है?
बहुत संक्षेप में आप बताइएगा, क्योंकि मुझे अब क्लोजिंग करनी है। ये प्रश्न आपने किससे किया है? इन्हीं से, ये रितेश जी से। अच्छा, मुझसे गया। ओके सर, सबसे बड़ी बात है, जब मैंने कानून को बोला, और शिक्षा, एजुकेशन, जो हम लोगों की जो शादी होती है वो किस उम्र में शादी हो रही है, पहली बात। और उसके बाद अगर हम लोग लव मैरिज कर रहे हैं या अरेंज मैरिज कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है दोनों पक्षों का वो क्या है। जब सोच नहीं मिलती है तब झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़े होते हैं, जो बड़ा बवंडर बना देता है। ठीक है, हम लोग, अगर आपकी पटती नहीं है, आप लोग दोनों लोग पट नहीं रहे, नहीं निभ रही है, तो बहुत आराम से आप लोग अलग हो जाइए, एक ईमानदारी के साथ। उसमें भी तो फिर उसमें भी तो बहुत दिनों तक बताएंगी पुष्पा जी, अगर अलग होने की प्रक्रिया भी बड़ी कठिन है पुष्पा जी, उसमें भी फिर आपको काउंसलिंग और तमाम तरह का, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं, और वो कहते हैं कि भाई अलग होना भी दुश्वारी है, जबकि दोनों की नहीं पट रही है। नहीं, उसके लिए भी कानून बना है, वो जी पुष्पा जी बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कानून में कहीं कमी नहीं है, पर्याप्त कानून बने हुए हैं। हो सकता है कि किसी जिले, किसी राज्य में, किसी केस में, किसी पर्टिकुलर केस में उसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ बाधाएं आई होंगी। कानून में कमी नहीं है। अब कानून का उपयोग और दुरुपयोग होने की प्रश्न उठते हैं। उनको कम किया जाना चाहिए, उनको कम किया जाना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत, क्योंकि समय हमारे पास कम है, मैं कल भी इसी विषय पे बात कर रहा था। पुष्पा जी आपका, अमिता जी और रितेश जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में। और हम कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम इस मुद्दे पर और इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पर बात होती रहे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये इशू जब मेरे पास मुझे बताया गया कि आज इस पर बात करनी है, जो दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है, तो हैरानी की बात यह है कि समाज में अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के समाजों की अपनी कानून भी हैं उनके पास अधिकार भी हैं, और उनके इस्तेमाल, प्रयोग और दुरुपयोग के मामले भी आते हैं। लेकिन समाज के भीतर जो एक टैबू पैदा हो गया है, और उस टैबू को ख़त्म करने के लिए जो लोग आगे आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं। चाहे वो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वो पुरुषों के उत्पीड़न का मामला है, दोनों ही मामले गंभीर हैं। और अगर आप कोर्ट को देखें, कोर्ट में होने वाले कार्रवाइयों को देखें, प्रोसीडिंग को देखें, या आप उस प्रक्रिया से गुजर चुके किसी आदमी या औरत से मिलें या परिवार से मिलें, तो बहुत ज़्यादा तोड़ देने वाली प्रक्रिया होती है। और इसमें हमको समाज के कई हिस्सों की सर्जरी की ज़रूरत है। सिर्फ एक पक्ष को कसूरवार ठहरा देना, या सिर्फ ये कह देना कि भाई व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून ठीक नहीं है, स्त्री ठीक नहीं है, पुरुष ठीक नहीं है, ये काफ़ी नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर हमको बड़े कैनवास के साथ इसको देखने की ज़रूरत है कि समस्या के मूल में क्या है, क्योंकि ये मामले बढ़ रहे हैं और अब ये सतह पर आ रहे हैं। एक ज़माना था कि सतह पर कम आते थे, लेकिन अब ये आने लगे हैं। मुखरता स्त्रियों में भी बढ़ी है, और पुरुषों के मामले भी सतह पर आ जाते हैं, जिसमें कि कोर्ट अलग अलग टिप्पणी के माध्यम से अपनी बात रखता है और एक मैसेज देने की कोशिश करता है। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह यही है कि हमको जड़ तक पहुंचने की ज़रूरत है। किसी तरह से हम इसको अगर दुरुस्त कर पाए तो वाकई में हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।